हमारा कोई ना कोई एक एक्सपर्ट आता है। ये जो हैं आज हमारे साथ अहमद अली असद जो हैं, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर मुइन खान और राशिद लतीफ़ क्रिकेट अकेडमीज़ जो हैं उनमें प्रॉपरली जाके क्रिकेट खेलना जो है वो सीखा है। यहाँ पे कनाडा के अंदर मैवरिक्स क्रिकेट क्लब जो है ब्रैम्पटन में, उसके साथ ये एसोसिएटेड हैं। तो आज हम इनके साथ बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये जो पाकिस्तान का ह्यूमिलिएटिंग एग्जिट हुआ है वर्ल्ड कप से, उसमें किसका कसूर है, और भी कुछ रिलेटेड बातें पूछेंगे। तो अहमद, हेलो, हाउ आर यू? जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा अहमद, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आप ये देख ही रहे होंगे सारा कुछ जो वर्ल्ड कप में चल रहा था। पाकिस्तान जो है वो इतनी कोई अपनी स्ट्रेंथ दिखा नहीं सका, और उसमें किसका आप कसूर समझते हैं कि बाबर आजम जो है कैप्टनसी सही नहीं कर सके, लड़के जो थे वो थके हुए थे, वो खेल नहीं रहे थे सही तरह से, या कि पीसीबी जो है उनको मैनेज नहीं कर पाई है प्रॉपर्ली? देखें, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव आंसर हो। तीन स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। एक तो बोर्ड ऑफिशियल्स होते हैं, एक एक्स प्लेयर्स होते हैं हमारे, जो किसी ना किसी कैपेसिटी में टीम के साथ एसोसिएटेड रहे हैं और अभी भी हैं, हर दौर में रहे हैं। और फिर तीसरी चीज होती है जो करंट प्लेयर्स हैं। अब बोर्ड ऑफिशियल्स जो हैं वो आते हैं पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स पे। उनका सिर्फ एक एम होता है कि जी दे जस्ट वांट टू प्रोलॉन्ग देयर टेन्योर। जो उनको पर्क्स मिलते हैं, जो सैलरीज मिलती हैं, बस वो उसी में खुश रहते हैं, अपने खुशामदियों को वो पोजीशंस देते हैं और बस चाहते हैं कि बस जी हम अभी जैसे ज़का अशरफ साहब हैं 4 महीने के लिए एडहॉक बेसिस पे आए, अब उन्हें 3 महीने की एक्सटेंशन और मिल गई, अब इसके बाद फिर वो चाहेंगे जी 4-6 महीने और मिल जाए, तो वो एंजॉय करके अपना चले जाएं। डजंट मैटर क्या स्ट्रैटेजीज हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ नहीं हुआ, किसी ने आज तक परवाह नहीं की। फिर आते हैं जी एक्स प्लेयर्स की बात करें। अब जी ज्यादातर तो अनफॉर्चुनेटली बड़ा दुख होता है बात कहते हुए कि ज्यादातर तो अपने दौर में उन पे करप्शन एलिगेशंस लगी। खैर उस डिटेल में जाना अभी कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर जी बात आती है नेपोटिज्म की। अब किसी का या तो दामाद खेल रहा है, या किसी का बेटा खेल रहा है, या किसी का भांजा भतीजा खेल रहा है। अब मुझे एक बात बताएं, जैसे इंजमाम साहब हैं हमारे चीफ सेलेक्टर, उन्होंने रिजाइन किया, उन पे इशू जो आया, वो जो रिजाइन उनको करना पड़ा वो इसलिए कि जी उनकी एक कंपनी जो है वो निकल के आ गई, और फिर उसकी बेसिस पे सभी जानते हैं क्या हुआ। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि इंजमाम को पोजीशन मिली कैसे? अगर उनका सगा भांजा भतीजा उस प्लेयर्स की पूल में है जहां से प्लेयर्स सेलेक्ट होने हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बनता क्या? मतलब शाहिद आफरीदी का दामाद खेल रहा है, शाहिद आफरीदी कोई पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते, मोइन खान, नदीम खान, ये लोग नहीं पोजीशन होल्ड कर सकते पीसीबी में किसी भी लेवल पे, किसी भी कैपेसिटी में। तो ये बात तो आनी ही चाहिए थी कि इंजमाम की कंपनी क्यों निकल के आई। अच्छा जी, अब आते हैं प्लेयर्स की बात करते हैं। भाई 4 साल से हमारे कैप्टन हैं बाबर आजम, वंडरफुल प्लेयर जी, कोई शक नहीं है, 3 साल, 3 इयर्स। अब ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं। 2019 से अगर आप करें, जब सरफराज से कैप्टनसी ली इनको दी, अब उसमें उन्होंने क्या इंप्रूवमेंट दिखाई कैप्टनसी के हवाले से? मुझे तो कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई। हम एशिया कप हारे जीतती हुई पोजीशन से, हम 2021 का वर्ल्ड कप हारे, बहुत अच्छी पोजीशन में थे, और इस वर्ल्ड कप में क्या हुआ आपके सामने। ठीक है जी, उनको फ्री हैंड मिला, अपनी मर्जी की टीम इन्होंने चूज की इंजमाम के साथ मिलकर, ये डिक्टेट करते रहे, और ये दुनिया जानती है कि जी ये पूरी सिलेक्शन जो है ये बाबर आजम ने अपनी मर्जी से की। इंजमाम साहब जो थे बस वो खुश थे कि उनको 25 लाख महाना मिल रहा है। किस बात का मिल रहा है ये वो खुद भी नहीं जानते होंगे, मैं गारंटी देता हूं आपको, वो नहीं जानते होंगे। उन्होंने हसन अली कहां से उठ के आ गए, ये मोहम्मद नवाज हैं, शादाब खान है। हमारी स्पिन का प्रॉब्लम कितने अरसे से चल रहा है किसी को नजर नहीं आ रहा था। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं, मेरा 10 साल का बेटा है, रोज सुबह पाकिस्तान का मैच लगा होता था टीवी पे, वो स्कूल जा रहा होता था और वो मुझसे पूछता था कि आज क्या होगा पाकिस्तान के मैच का। अनफॉर्चुनेटली मैं क्या किस मुंह से उसको बोलूं कि पाकिस्तान आज जीत जाएगा। उस 10 साल के बेटे ने मेरे मोहम्मद नवाज का नाम रखा हुआ है लेफ्ट आर्म नो स्पिन बॉलर, और शादाब खान का नाम उसने रखा हुआ है कि जी राइट आर्म फुल टॉस बॉलर। ये बच्चे हैं हमारे, ये आने वाली नस्लें जिन्होंने क्रिकेट खेलनी है, और वो ये देख रहे हैं कि स्टार्स यहां पे खड़े हुए हैं। तो जी बस ये एक समराइज मैंने आपको कर दिया है। नेपोटिज्म है, करप्शन है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, कोई सही से काम करने को तैयार नहीं है। ये बातें जो मैं कर रहा हूं इस वक्त
जितने मेजर टीवी चैनल्स हैं सब पे कोई ना कोई आपको एक्स क्रिकेटर बैठा हुआ नजर आएगा, करंट क्रिकेटर्स भी नजर आएंगे बैठे हुए। अब आयरनी ऑफ द मैटर इज इन एवरी शो there are at least 2 or 3 guys sitting over there, right? हर किसी का जी अब ओपिनियन डिफरेंट है। मिसबा उल हक की बात से शोएब मलिक अग्री नहीं करते, इसलिए कि शोएब मलिक का कुछ अपना एम है जो कमेंट्स पास कर रहे हैं, मिसबा उल हक का कुछ और क्राइटेरिया बात करने का। हर किसी को अपने अपने जी, अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा अफसोस होता है ये बात करते हुए, लेकिन यही हाल है जी। इन शॉर्ट जो पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन है वही ट्रिकल डाउन हो रही है, वही आपको रिफ्लेक्ट कर रही है हमारी क्रिकेट टीम की प्रोग्रेस से। वही जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले जहीर अब्बास ने भी किया था कि ये एक कंसर्टेड एफर्ट की जा रही है इस मुल्क के अंदर क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए, तो फॉर गॉड सेक इनको बचाने की जो है जरूरत है। लेकिन आपने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की बात की, इंडिया के अंदर भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। आपको पता ही होगा कि अमित शाह जी जो कि नंबर 2 मैन है, बल्कि नंबर 1 मैन ही है उनके मोदी जी के, उनके बेटे जय शाह जो हैं वो BCCI के सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन वो बिल्कुल शांत होकर साइड पे बैठे हैं। बोर्ड जो डिसाइड करता है, जी 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 जी, जो बोर्ड है वो डिसाइड करता है वो उसको करने देते हैं। तो हम भी ये कहते हैं कि भाई आप लोग जो हैं, आपको अगर बड़ी पोजीशन ज़का अशरफ साहब मिल गई है, चुप करके अपनी पोजीशन पे बैठो, बोर्ड एक बनाओ जिसमें क्रिकेटर्स हैं जिनको के पता हो कि क्रिकेट कैसे खेलनी है और वो चीजों को आगे लेकर जाएं। तो बात जो है वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स अगर होंगी भी तो सही तरह से खिलाया नहीं लोगों को जाएगा तो कैसे। आप शुभमन गिल की वहां पे एग्जांपल ले लें, उसको एक टैलेंट को उन्होंने जो है वो किया था, फिगर आउट किया था, उसके बाद BCCI ने आप देखें कितना उस लड़के के ऊपर इन्वेस्ट किया है, कितनी उसको ट्रेनिंग्स दी हैं, और आज वो देखें वो क्या जिन बना हुआ है वो लड़का शुभमन गिल। जिस वक्त आया था तो आप सोच भी नहीं सकते थे। खैर, दिस इज बिसाइड्स द पॉइंट। अच्छा, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की ये जो एग्जिट हुई है इसके अंदर ये सारी पॉलिटिकल बातें ठीक है, ओके दैट्स ऑल राइट, हाउएवर वी फेल टू प्ले एज अ टीम, एज अ यूनिट। तो वो उसमें मुझे बताएं कि वो प्लानिंग में कहां पे लैकिंग था, प्लान क्यों नहीं हमने किया प्रॉपर्ली। हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको। देखें, हमारी जब हम वर्ल्ड कप में एंटर हुए अपनी टीम लेके, तो हमारी स्ट्रैटेजी पता है क्या थी? आप हंसेंगी इस बात पे, हमारी स्ट्रैटेजी फेक थी एंड दैट वाज होप। हम होप पे गए। क्या शादाब, क्या नवाज, क्या हसन अली, ये लड़के क्या परफॉर्म करेंगे जिन्होंने नहीं करते हुए, आउट ऑफ टच है, आउट ऑफ फॉर्म है उनकी, वो वनडे उनको खेलना ही नहीं आता, वो T20 के प्लेयर्स हैं। अब इस पे बात आती है कि जी इनको क्यों लेके गए, बस जी वही बात है, दोस्ती यारी। अब होप की बेसिस पे तो अब ये बाबर आजम अगर समझ रहे थे कि एकदम से सरफराज एक दिन उठेंगे और वो जी 5 विकेटें ले लेंगे, या नवाज या हसन या जो भी जितने ये हमारे बॉलर्स हैं, जो हमारे बैट्समैन हैं, वो एकदम से परफॉर्म करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। आपके पास अबरार मौजूद था, इम्माद वसीम का ऑप्शन था, क्यों नहीं लेके गए? बच्चा ये बात जानता है कि जी हमारी बॉलिंग नहीं काम कर रही है, स्पेशली स्पिन, क्यों उन लोगों को पिक नहीं किया? इसलिए कि नहीं पसंद थे। बाबर आजम को प्रॉब्लम है इमाद वसीम से कराची किंग्स की वजह से, कि वहां पे इनकी अनबन हुई, सही है जी, कैप्टनसी को लेकर। फिर बाबर आजम हैड टू स्विच टू पेशावर ज़ल्मी। अच्छा, अब बाकी आप आ जाते हैं अबरार। अब ये बाबर आजम से कौन पूछेगा? कोई पूछने वाला नहीं है। प्रॉब्लम तो यही है, अकाउंटेबिलिटी है नहीं, जिसने जो करना है वो करके चला जाता है। क्या होता है, मीडिया पे हम और आप और 2-4 लोग और बैठ के जरा सा शोर शराबा करेंगे, उनको उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबर आजम इतना बड़ा नाम है। असद, आई हैव टू स्टॉप यू राइट देयर। अच्छा, इतना ज्यादा भी हम बाबर के ऊपर क्रिटिसाइज ना करें। असल में तो मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम है ना, वी नीड टू रियली पॉइंट आउट दैट ऑल्सो। देखे ना, पहले जब हम बच्चे थे तो हम सुनते थे क्लब क्रिकेट होती थी, फिर सारे प्रोविंसेस के अंदर होती थी, वहां से बेस्ट लड़के आते थे। इस वक्त जो है क्लब क्रिकेट का तो स्ट्रक्चर ही नहीं है और रिसोर्सेज भी नहीं हैं, और लड़के ये जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने वाले हैं, ये तो आपको पिछले दिनों में खबर आई होगी कि इनको पैसे तक भी नहीं मिल रहे हैं, यू नो। तो ये फिर ऐसे जब आपके मुल्क में स्ट्रक्चर ही नहीं आप डेवलप होने दे रहे हैं और आप एक ही टीम को तमाम फॉर्मेट्स में रख रहे हैं, तो उसमें कैप्टन क्या करेगा, यू नो। आप T20 भी उसके साथ खेल रहे हैं, ODI भी उसके साथ खेल रहे हैं, टेस्ट भी उसके साथ खेल रहे हैं, उसी टीम के साथ 3-4 प्लेयर सारे फॉर्मेट्स में होते हैं। पूरी टीम जो होती है वो एक ही उसकी नहीं होती है, जैसे कि दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली, इसका जो प्रॉब्लम है, इसके ऊपर जरा आप बात करें प्लीज। देखिए, स्ट्रक्चर, फिर बात जाती है अगेन पॉलिटिकल बात आ जाती है। हमारी क्रिकेट का चीफ होता है, पैटर्न इन चीफ जो हमारा है, जो प्राइम हेड है हमारा, वो है हमारा प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर को खुद नहीं पता है कि जी वो आज कौन है, कल कौन होगा। अब बात हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो जब जी इमरान खान साहब का दौर आया तो बड़ी हमें उम्मीद थी कि अब तो कुछ होगा। अनफॉर्चुनेटली बड़े मुझे
उसमें कहना पड़ता है कि फिर भी कुछ नहीं हो पाया। नहीं पॉलिटिक्स तो पे हम बात नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम पॉलिटिक्स पे बिल्कुल असद बात नहीं कर रहे। मुझे आप बताएं कि जैसे इंडिया के अंदर रणजी ट्रॉफी खेली जाती है, रणजी ट्रॉफी से लड़के जो हैं वो आते हैं, फिर जो उनके आईपीएल के अंदर टैलेंट नजर आता है उसको वो लोग लेकर आते हैं। हमारे मुल्क में भी अब जो है वही बात है कि क्लब क्रिकेट बिल्कुल नहीं हो रही है, वहां से लड़का टैलेंट नहीं आ रहा, लेकिन जो पीएसएल हो रहा है वहां पे तो टैलेंटेड लड़के नजर आ रहे हैं ना, उनको क्यों नहीं उठाया जा रहा है? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। प्लीज डोंट ब्रिंग एनी पॉलिटिक्स इन दिस। इन माय हम्बल ओपिनियन, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर। या इन माय हम्बल ओपिनियन देखें जी, पीएसएल से सिर्फ टी20 की टीम बन सकती है, वनडे और टेस्ट के प्लेयर्स आप वहां से नहीं पिक कर सकते। अगर आपको वनडे के प्लेयर्स चाहिए, टेस्ट के प्लेयर्स चाहिए, यू विल हैव टू लुक इनटू कायदे-आज़म ट्रॉफी जो हमारी लोकल है, अभी पाकिस्तान कप हो रहा है, उसमें हम देखें। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारे स्टार्स हैं, जो सो कॉल्ड हमारे नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं, वो तो नहीं खेलते हैं वहां पे। शाहीन ने कब खेला है लास्ट, शादाब ने कब खेला है, हारिस रऊफ ने कब खेला है, नहीं पता किसी को, वो नहीं खेलते। अगर वो टीम का टूर है तो जस्टिफाइड है जी, वो ट्रैवल कर रहे हैं साथ। अगर टूर नहीं है तो यही जो प्लेयर्स हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ वेकेशंस बना रहे होते हैं, लेकिन वो कायदे-आज़म ट्रॉफी खेलना नहीं पसंद करते। अब वो अच्छा, ये तो बात हो गई हमारे करंट प्लेयर्स की। अब जो नीचे स्ट्रक्चर है, जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो ऊपर इसलिए नहीं आ पाते कि जी फेवरेटिज्म है। वहां पे जो आपके पीसीबी ऑफिशियल्स हैं, जो ये कप्स होस्ट कर रहे होते हैं, जो उनको पूरा मैनेज कर रहे होते हैं, जो हमारे सेलेक्टर्स हैं, सेलेक्टर्स का अब इंजमाम साहब हमारे चीफ सेलेक्टर थे, अब आपके सामने। अब वो टैलेंट होता है, उनको ऊपर ग्रूम नहीं किया जाता, उनको पिक नहीं किया जाता। क्यों? उनकी कोई बैकिंग नहीं है, वो आपको पसंद नहीं है प्लेयर्स। उस्मान सलाउद्दीन का मैं एक नाम लेता हूं, वो लड़का कब से परफॉर्म किया जा रहा है, नहीं उसका नाम आता। साहिबजादा फरहान है, उसकी शक्ल नहीं पसंद किसी को, वो नहीं आता। फवाद आलम, आसिम कमाल, कितने नाम यहां पे हैं जो परफॉर्म कर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना बना के थक गए डोमेस्टिक लेवल पे, नॉट जस्ट पाकिस्तानी रिकॉर्ड्स। लेट मी क्लियर, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, लेकिन वो नहीं आ पाते, बस जी नहीं पसंद, वो चाहिए नहीं है, इतनी सी बात। प्लेयर्स हैं हमारे ठीक नहीं है, the structure is not in place, so it's got nothing to do with the political appointment, it's just that the structure is not there, the board is very weak। अच्छा, सबसे बड़ी जो मुझे हैरत और हंसी आई कि ये सारा जो वर्ल्ड कप चलता रहा, इसमें जो हमारे जो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर स्पोर्ट्स जो थे, मिकी आर्थर साहब, उनके जी बहाने चलते रहे जी। आज दिल पाकिस्तान नहीं बचा जी, आज बारिश हो गई थी, आज जी हमारी स्ट्रैटेजी नहीं थी, अब हम प्लान के साथ आएंगे। मिकी आर्थर को क्या इसका पीछे बैकग्राउंड है जिसकी की वजह से इसको उठा के लाए हैं और एक पोस्ट इसके लिए क्रिएट की है? यानी ये जॉब कोई और पाकिस्तानी बंदा नहीं था कर सकता, जहीर अब्बास साहब नहीं थे कर सकते, मियां दाद साहब नहीं थे कर सकते, फॉर दैट मैटर। तो बताएं जरा मुझे इसके ऊपर बताएं, ये मिकी आर्थर को कहां से लेकर आए हुए हैं जिसकी कोई जीरो परफॉर्मेंस है, जीरो परफॉर्मेंस दुनिया में। ना सिर्फ पाकिस्तान, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बात की, दुनिया में इनकी जीरो परफॉर्मेंस है। कोई इनके नाम के साथ कोई बड़ा टूर्नामेंट के साथ जुड़े हुए थे, रवि शार को हराया, श्रीलंका के साथ थे, श्रीलंका को हराया, अब पाकिस्तान के साथ हैं, 2 इतनी बड़ी सीरीज हरा दी है पाकिस्तान को, तो ये कैसे लेकर आए हैं इनको? अगेन इसका जवाब तो नजम सेठी साहब ही देंगे। वो लेके आए, उनको कहा भी गया, काफी लोगों ने मशवरा दिया कि आप ये ना करें, उनको जी मिकी आर्थर समझ में आ रहा था, वो ले आए। अब यहीं पे मैं बात, इस मिकी आर्थर का टॉपिक जो है आपने खुद बताया कि जी वो दुनिया में कहीं डिलीवर नहीं कर पाए। अभी भी जी वो जूम पे हमारी जो जी वो कोचिंग चल रही है, अपनी टीम लेके आए, ग्रांट ब्रैडबर्न लाए, मॉर्नी मॉर्कल लाए। अब मॉर्नी मॉर्कल जो है वो हमारा बॉलिंग कोच है, यानी फास्ट बॉलिंग कोच है, ठीक है। उन्होंने अपने टेन्योर में जब वो एज ए इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे थे, इंडिया में क्या परफॉर्मेंस थी उनकी, वो इंडियन पिचेस को कितना जानते हैं, ये नहीं इन लोगों को समझ में आ रहा था कि हमें ऐसा बॉलिंग कोच चाहिए जो इंडियन या सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस को समझता हो। हमारी स्पिन वीक है, मॉर्नी मॉर्कल स्पिनर्स को क्या सिखाएगा? अब अकाउंटेबिलिटी है नहीं। नजम सेठी अपना काम करके वो चले गए। अब करंट बोर्ड आया, उन्होंने जी उसी डिसीजन को अपहोल्ड किया, उन्होंने कोई चेंजेस नहीं लाया। खैर टाइम भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ज़का अशरफ साहब के पास क्या अभी वो बिल्कुल चंद दिन पहले तो वो आए हैं, मेरे ख्याल में चंद हफ्तों पहले, वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले, तो उसमें छेड़म छाड़ी करने की मेरे ख्याल में कोई सेंस इतनी बनती भी नहीं थी। इन ज़का अशरफ फेवर अगर मैं बात करूं, या बिल्कुल जस्ट टू बी ऑन अ फेयर साइड, तो बहुत जी बुरा हाल है। अच्छा, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड आपके ख्याल में? क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ खेले हुए हैं, उनकी एकेडमीज में खेले हुए हैं, तो आप बताएं व्हाट इज द वे फॉरवर्ड नाउ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट? सब वे फॉरवर्ड मैं कहूंगा जी, जो एक्स प्लेयर्स हमारे सर्व कर चुके हैं किसी ना किसी कैपेसिटी में, बी एट मिसबाह उल हक, बी एट वकार यूनिस,
मोइन खान, सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, शाहिद आफरीदी भी अभी सब ये सेलेक्टर रहे हैं कुछ अरसे के लिए, इनसे जी माजरत कर ली जाए प्लीज। आपका तो पहली बात कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सीधा सीधा है सर, आप नहीं आ सकते किसी कैपेसिटी में पीसीबी में। जो प्लेयर्स हमने नहीं आजमाए, अब मैं नाम लेता हूं जी, राशिद लतीफ साहब, उनको मौका दे दें। शोएब अख्तर साहब हैं, उनको मौका दें। उन प्लेयर्स को लाएं जो नहीं उनको अभी तक चांस मिला, और उनकी सुने प्लीज, उनको भी पूरा पूरा आप मौका दें और उनकी बात मानें, जिस तरह मिसबा वगैरह की आपने मानी है। अच्छा जी, ये बात है। अब मैं बात करता हूं हेड कोच की। हेड कोच अनफॉर्चुनेटली मैं जो हूं इस बात से मैं बिलीव करता हूं कि पाकिस्तान के कल्चर में और पाकिस्तानी सेटअप में गोरा हो तो बेहतर है। रीजन बीइंग कि वो गोरा जो जिसने अभी तक बाय द वे सर्व नहीं किया हमें, ठीक है, कोई नया बंदा लेके आए, वो उसके पास एक्सेस बैगेज नहीं होगा, वो किसी का एहसान बंद नहीं होगा, वो खुशामदी पना जो हमारा एक कल्चर है उससे वो दूर हटेगा। तो वो बिल्कुल अपनी सोच के साथ आएगा, अपनी टीम लेके आए, ना लाए हम उनको टीम प्रोवाइड करें, बट उनको होल एंड सोल इंचार्ज बनाएं। अलॉन्ग साइड पाकिस्तानी प्लेयर्स को आप रखें, उन प्लेयर्स को जिन्होंने अभी तक सर्व नहीं किया उनको भी मौका दें, ताकि एक बिल्कुल, और देखें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। पीसीबी इज एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं अपनी कंपनी में यहां पे जो जॉब करता हूं कनाडा में, अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो मुझे ना, मैं से फायर नहीं होऊंगा, मुझसे पूछा भी जाएगा कि आप एक पोजीशन पे थे, आपने फंड्स का क्या इस्तेमाल किया, आप पहले जरा जवाब तो देना हमें। अगर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं सीधा अंदर जाऊंगा। तो ये चीज एक ऑर्गेनाइजेशन, पीसीबी जैसी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों नहीं हो सकता? हम क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी पे फोकस करते हैं कि जो कर आता है, जो मर्जी आई करके चले गए, ज्यादा क्या होगा? अगेन हम और आप बैठ के टीवी चैनल्स पे थोड़ा बुरा भला कहेंगे, बात आई गई हो जाएगी, 2 महीने बाद जी फिर से वही स्टोरी स्टार्ट। यही हो रहा है पिछले 15 साल से, तो मैं अब 20 साल से यही देख रहा हूं। और ये जो अभी आपने बात की कि किसी गोरे को ले आए और माइंड ना करें, हाँ ठीक है गोरे को लाएं, लेकिन मिकी आर्थर जैसे गोरे को ना लाएं, ऐसे गोरे को लाएं जिसने जो है परफॉर्म किया, स्टीव वॉ की तरह का आदमी, इस तरह का बंदा लेकर आए जो अपनी टीम को भी कहता था कि दुनिया की कोई ऐसी टीम नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा मैच नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया जीत नहीं सकती है। और अभी भी आप उनके ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स देख लें तो उस तरह का कोई आप जो है कोच लेकर आए जो जिनका ये कन्विक्शन है और जिनको प्यार है गेम के साथ, ना क्रिकेट के साथ जिनका प्यार है, जिनका पैशन है, उनको आप लेकर आए तो फिर आपकी ये जो है वो चलेगी। चलिए ठीक है, ये तो आपका एक सुझाव। लेकिन मेरा क्वेश्चन फिर से, आई एम अगेन रिवर्टिंग बैक विदाउट एनी पॉलिटिक्स, विदाउट एब्सोल्युटली एनी पॉलिटिक्स, क्योंकि मुझे यही बताया गया था, जो मुझे ये समझ आई थी कि इंडिया पाकिस्तान की पिचेस जो है मोर और लेस एक जैसी हैं। तो अगर ये लड़के जो हैं मोर और लेस वही पिचेस थी तो जो अपने मुल्क में खेलते थे, तो फिर ये इंडिया में परफॉर्म क्यों नहीं? ये जो टोटल कोलैप्स हुआ है इसकी एक बड़ी वजह, पॉलिटिकल छोड़ें अब आप वो सारी बातें, एक जो कोलैप्स हुआ है वो क्या हुआ है? लैक ऑफ प्लानिंग थी, क्या था कि या इससे बाबर से चीजें ठीक से मैनेज नहीं हुई हैं, या हमारे पास स्पिन बॉलर्स नहीं थे, क्या थे वो मुझे बताएं आप। देखिए बॉलिंग हमारी बहुत वीक थी, उस पर मैं बात कर चुका हूं, स्पिन पे और फास्ट दोनों पे। एक जो एडिशनल इसमें इन पे फटीग का एलिमेंट आया है, ये बहुत टफ कंडीशन में श्रीलंका में थे पिछले 2.5-3 महीने जो कि इनको जाना नहीं चाहिए था, बिल्कुल जाना नहीं चाहिए था, दैट वाज एब्सोल्युटली नीडलेस। वो थी बाबर तो उससे पहले से थे, वो तो श्रीलंकन लीग भी खेल रहे थे वहां पे, तो वो तो काफी अरसे से वहां पे, वो फटीग हुए। और ये नेचुरल है, देखें कोई मुसलसल आप रोज एक काम किए जा रहे हैं, इतनी ह्यूमिडिटी में, इतनी टफ कंडीशंस में ड्रेन आउट तो आपने होना ही है। फिर जो हमारे प्लेयर्स से आउट ऑफ फॉर्म थे, जिनको पिक किया गया, वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उन पे एडिड प्रेशर आया। अब देखें इंडिया का मैच हुआ है पाकिस्तान वाला वर्ल्ड कप का अहमदाबाद के स्टेडियम में, जैम पैक्ड स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वहां जितना प्रेशर है, इन बच्चों की एवरेज एज क्या है हमारे प्लेयर्स की? आई थिंक 23-24 ईयर्स ओल्ड है, जो एक एवरेज एज आप निकालें तो इनके लिए भी इंडिया में काफी लड़के पहली दफा खेल रहे थे। इतने बड़े आप स्टेज पे इंडिया को आप चैलेंज कर रहे हैं, इंडिया के होम कंडीशंस में। इंडिया बाय द वे आपकी उस टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने, विनिंग 9 मैचेस ऑन द ट्रॉट इज नो जोक। ठीक है, वो उस किस्म के मूड में वो टीम बैठी हुई है। वहां से जो हमें हिट किया है उस हार ने, वो फिर हमारी टीम नहीं संभल पाई, फिर वो हारते ही चलेगा, हारते ही चलेगा। क्या था? लैक ऑफ स्ट्रेटजी थी, क्योंकि देखे ना इंग्लैंड भी तो सारे मैचेस हारता आया था, अभी आखिरी मैच में उसने पाकिस्तान को हरा दिया, तो ये तो अब कोई बात ना हुई ना। फिर अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं तो आप अगर इस मूड से गए ओ जी हमने तो इंडिया से हार ही जाना है, फिर तो जाहिर है आपने हारना ही है। लेकिन आप जो है अगर इस मूड से गए हैं कि नहीं भाई नो मैटर व्हाट, जैसे कि इमरान खान लेकर गया था पाकिस्तान की टीम को 1992 में, आप देख के सुने, वो सब लोग कहते हैं जी हम तो वापस आने का सोच रहे थे, इसने हमें कहा कि नहीं, we have to win this, you know।
तो लीडरशिप की कमी है, क्या कमी है? वो मैंने आपको इसीलिए कहा कि कोई एक बात बताएं, बिल्कुल। व्हाट हैपेंड? मैं 3 चीजें बता देता हूं आपको। एक तो ये प्लेयर्स फटीक थे, दूसरा हमारा कैप्टनसी का इशू था, तीसरी हमारी टीम सिलेक्शन। ये 3 बेसिकली एक इंग्रेडिएंट्स थे जिसने ये हमारी जो प्रोग्रेस आपके सामने आई वो इन 3 मेन रीजंस की वजह से आई। ठीक है, ऑल राइट, ओके, ठीक है। असद, थैंक यू वेरी वेरी मच। हम आपसे फिर भी बात करेंगे। अभी वी स्टिल हैव फ्यू डेज, हमारे पास कुछ बड़े बड़े हमारे जो क्रिकेटिंग जायंट्स हैं इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे इस जर्नी के अंदर। अब जो कुछ जस्ट अ फ्यू मैचेस दैट आर लेफ्ट नाउ उनके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन आपके साथ भी हम आपको फिर से भी एक दफ़ा ज़हमत दे सकते हैं। बट दिस इज ऑल द टाइम दैट वी हैव टुडे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर एंड थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। बट बाय फॉर नाउ। प्लेजर इज ऑन माइन। थैंक यू जी। जी, बाय बाय।